प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हिस्ट्री का दूसरा पार्ट लिए। एक दिन और इसमें पढ़ाए थे तो उसमें देखिए रूसी क्रांति के कारण दिए थे। तो रूसी क्रांति के कई कारण हैं, उन सभी कारणों में डील कर चुके हैं। उसमें पहला डील किए थे कि जार की निरंकुशता। जार निरंकुश था, अयोग्य था, जिसके कारण रूसी क्रांति। इस पर विशेष बोल दिए, पीछे वीडियो में देखेंगे। कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, रूसीकरण की नीति, क्रीमिया युद्ध, खूनी रविवार, यहाँ तक डील कर दिए। आज जानिए तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण को माने रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या है। कभी कभी आपको अलग से भी पूछ देगा कि रूसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस शामिल नहीं था प्रारंभ में, परंतु देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जार निकोलस द्वितीय अचानक प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। परंतु रूसी सैनिकों को कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं दिया, ना कोई पोशाक दिया युद्ध से बचने के लिए, न अच्छा भोजन की व्यवस्था किया। बिना तैयारी के ही रूसी सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया, जिसके कारण रूसी सैनिकों की जबरदस्त हार हुई। पता होगा उस युद्ध में रूस के लगभग 20 लाख सैनिक मारे गए, जिससे आम जनता में विद्रोह की भावना भर गई और पुनः जबरदस्त क्रांति हुई, जिसमें सभी वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब अमीर लोग सब शामिल हो गए और जार निकोलस द्वितीय के महल पर आक्रमण कर दिया। महल को चारों तरफ से घेर लिया। इस घटना को देखकर जार निकोलस द्वितीय और जरीना दोनों संतुलन खो दिया और भीड़ पर अपने निजी सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। परंतु जो निजी सैनिक थे, जो उनके सबसे विश्वासी सैनिक थे या कई सैनिक की टुकड़ियां थी, उन लोगों ने भी विश्वास खो दिया और जार निकोलस द्वितीय के आदेश का विरोध करते हुए उन्होंने भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई, बल्कि उल्टा यह प्रतिकार करते हुए कहा कि जार साहब, अब गोलियां इन निहत्थे लोगों पर नहीं चलेगी, बेबस और लाचार लोगों पर नहीं चलेगी, गोलियां अब आप पर चलेगी। ऐसा कहते क्योंकि आपने मेरे भाइयों को, मेरे सैनिक जो भाई है, उन लोगों को बेवजह प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिए। इसलिए रूसी सैनिक जो विश्वासी था वह भी अविश्वासी हो गया। अंत में सभी जुलूस में शामिल लोगों ने जार निकोलस द्वितीय और जरीना को पकड़कर फांसी पर लटका दिया और इसी के साथ और उसका एक रासपुतीन जो कर्मचारी था उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। इसी घटना, इसी क्रांति से
सैकड़ों वर्षों से कहिए चली आ रही राजवंश का अंत हो गया और पुराने तानाशाही रवैया पहली बार रूस से जड़ से उखड़ गया। अब समस्या हुई कि रूस में जब जार निकोलस द्वितीय का जड़ से खात्मा हो गया तो वहाँ शासन कैसे चलेगा, किस प्रकार चलेगा। तो इसी बात पर मंथन होते हुए वहाँ के लोगों ने सरकार बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण वहाँ की जनता, क्रांतिकारी जनता दो भागों में बट गई। एक कहलाया बोल्शेविक और दूसरा कहलाया मेनशेविक। अब आप लोगों को समझना है कि बोल्शेविक का मतलब क्या होता है और मेनशेविक का मतलब क्या हो। बोल्शेविक बहुमत को कहते हैं, अर्थात एक विचारधारा के लोग ऐसे आए जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था। लेनिन के नेतृत्व करने वाले विचारधारा ही कहलाया बोल्शेविक, अर्थात उनका मानना था कि बहुमत की सरकार होगी, जिसको अधिक लोग चाहेंगे वही सरकार बनाए। दूसरा था मेनशेविक, उन लोगों का विचारधारा था कि मेन आदमी मिलकर के, मुख्य आदमी मिलकर जो जार निकोलस द्वितीय के वंशज है वही दूसरा, वही सब मिलजुल करके और राज्य चलाएगा, शासन चलाएगा। जो इस पर वाद विवाद हो गया, अंत में इस पर चुनाव होना तय हुआ। लेकिन इस चुनाव में बहुमत दल वाले पिछड़ गए और मेनशेविक या कहिए कि बोल्शेविक दल वाले जो है विकसित फेल हो गए, पिछड़ गए, वो चुनाव में हार गए और मेनशेविक वाले जीत गए। मेनशेविक का नेतृत्व कर रहा था केरेंस्की, अब बोल्शेविक वालों का नेतृत्व कर रहा था लेनिन। तो केरेंस्की पहली बार रूस का शासक बना, लेकिन केरेंस्की भी अपने शासन काल में आम जनता की जो समस्याएं थी उसे दूर करने में सफल नहीं हुआ, वो जो है फेल हो गया। तब जो है वहाँ पुनः क्रांति हुई और लेनिन बेचारा देश छोड़कर भाग गया और वह स्विट्जरलैंड में रह रहा था, क्योंकि अगर यहाँ रहता तो केरेंस्की उसे मार देता। मारने का कारण था कि उसी के कारण वही उसका प्रतिद्वंदी था, से उस समय वो मानता था कि लेनिन यहाँ रहेगा तो हमारी सत्ता को उखाड़ दे और कभी भी उलट कर फेंक सकता है। इसलिए लेनिन को जान का खतरा था। फलता लेनिन रूस से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहीं रहने लगा और केरेंस्की सरकार चलाने लगा। परंतु केरेंस्की आम लोगों की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाया। वह अत्याचार और दमनकारी कार्य, शोषणकारी नीति का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और आम जनता त्रस्त हो गई। इसलिए आम जनता को लगा कि हम लोग ठगे जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पुनः क्रांति हो गई। मतलब केरेंस्की सरकार को उलट देने का वहाँ प्रयास किया और आम जनता संगठित हो गई नवंबर 1917 ईस्वी में। तो इसे भारतीय इतिहास में नवंबर की क्रांति,
अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये 3 क्रांति के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इस पर सवाल रहता है कि अक्टूबर की क्रांति किसे कहते हैं, नवंबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं, बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो तीनों एक ही है, अक्टूबर की क्रांति कहो या नवंबर की क्रांति कहो या बोल्शेविक क्रांति कहो। अब समझो, बोल्शेविकों ने केरेंस्की के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ किया रूस में, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति कहते। इसमें मेंशेविक का कोई योगदान नहीं था, माने बहुमत गरीब गुरबा के लोग इसमें शामिल थे। और यह क्रांति 17 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसे नवंबर की क्रांति कहते हैं। 17 था या नहीं, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसे नवंबर की क्रांति कहते हैं। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह तारीख 25 अक्टूबर 1917 था, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। तो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर की क्रांति हुआ और नए रूसी कैलेंडर के अनुसार नवंबर की क्रांति हुआ। और बोल्शेविकों ने जो क्रांति किया, जिसके कारण इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। देखो भाई, इसमें क्या हुआ, बोल्शेविकों ने केरेंस्की के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन जब शुरू किया तो लेनिन देश छोड़कर जो स्विट्जरलैंड में रहा, तो उसे पता चला कि केरेंस्की के विरुद्ध आम जनता संगठित हो गई है और जबरदस्त विरोध कर रहा है। इसलिए वह बंद गाड़ी में स्विट्जरलैंड से रूस वापस आ गया और रूस आते ही बोल्शेविकों का मनोबल ऊंचा हो गया। उन लोगों को लगा कि जैसे मेरे भगवान आ गए, क्योंकि उन्होंने रोटी, कपड़ा, रोटी, भूमि और कपड़ा, शायद यही था उनका नारा था कि मजदूरों को हम रोटी देंगे और शांति, हाँ, और किसानों को भूमि देंगे और सैनिकों को शांति देंगे। तो भूमि, रोटी और शांति। लेकिन भूमि, रोटी और शांति पर केरेंस्की कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वहाँ क्रांति हुई। तो लेनिन स्विट्जरलैंड से आने के बाद आम लोगों को और उत्साहित ही नहीं किया, बल्कि क्रांति का जो रूपरेखा है वह उससे तैयार कर दिया। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के सामने एक कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उसी अप्रैल थीसिस में लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। भूमि किसानों को, अर्थात कहा हमारी सत्ता आएगी, सत्ता हमारे हाथ में होगी तो भूमि सब किसानों के बीच बांट देंगे, सैनिकों को शांति देंगे और मजदूरों को रोटी देंगे। तो ये 3 बात उन्होंने किया और उनके बात पर पूरी जनता एकजुट हो गई और अप्रैल थीसिस में कार्यक्रम तय करते हुए उन्होंने पूरे रात में ही कई सरकारी जितने दफ्तर है
सब पर कब्जा कर लिया। उनका प्रोग्राम था कि आप लोग रात में ही सरकारी ऑफिस का ताला तोड़कर उसमें बैठ जाना है, सवेरे करेंसी का आदमी आएगा वो सब भाग जाएगा और हम करेंसी के कुर्सी पर जाके बैठ जाएंगे रात में। ऐसा ही प्रोग्राम तय हो गया। रातों रात करेंसी सरकार को बोल्शेविकों ने उखाड़ कर फेंक दिया और सुबह होते ही बोल्शेविकों का शासन सभी सरकारी दफ्तरों पर कायम हो गया, जिसके कारण करेंसी देश छोड़कर भाग गया और रातों रात लेनिन का साम्राज्य, लेनिन का राज्य शासन जो कहिए पूरे रूस पर कायम हो गया। विश्व के इतिहास में रूसी क्रांति अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस क्रांति में एक बूंद भी खून नहीं बहा और सत्ता पलट गई, सत्ता परिवर्तित हो गया, करेंसी सरकार धाराशाही हो गई और लेनिन सरकार बन गई। इसलिए विश्व के इतिहास में रूसी क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति है। अब जानिए, लेनिन रूस की सत्ता संभालते ही रोटी, भूमि और शांति पर काम करना शुरू किया। यही उनका फॉर्मूला था, यही उनका जो इक्वेशन तय किया। सत्ता आते ही हम 3 पॉइंट पर काम करेंगे। सही किया उन्होंने। खेत किसानों के बीच बांट दिया उसको, भूमि का। शांति के लिए उन्होंने जो सेना लड़ रही थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसे उन्होंने वापस बुला लिया और बिल्कुल शांति प्रदान किया। इनका मानना था कि युद्ध से किसी देश का विकास नहीं होता, शांति से देश का विकास होता। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। ला लेने के बाद उन्होंने शांति कायम किया और किसानों को, मजदूरों को रोटी, दोनों शाम रोटी दिया। रोटी देने का मतलब दोनों शाम रोजगार दिया। अमन चैन शांति बहाल हो गया और शासन चलना शुरू हो गया। ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया। फिर 1921 ईस्वी में 17 में वो बैठा, 21 में आकर रूस को गति देने के लिए, आर्थिक प्रगति देने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाया, जिसे इतिहास में नेप कहते हैं, NEP। इसका फुल फॉर्म भी जानिएगा, इसको कहते हैं नेप। नेप है, नेप के मतलब न्यू, N से न्यू, E से हुआ इकोनॉमिक, P से पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के तहत लेनिन ने किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया। बचा हुआ अनाज किसानों को था, केवल हल्का कर लिया और सारा अनाज किसान रख सकता। दूसरा उन्होंने रखा कि 20 से कम कर्मचारी वाले जितने उद्योग धंधे हैं उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, सब फ्री चलाएगा। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और विभिन्न इकाइयों में छूट दी गई। विदेशी पूंजी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति, जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी के द्वारा करा दिया गया। इस बात को आप लोग नहीं समझ रहे हो,
माने रूस के प्रत्येक व्यक्ति का इंश्योरेंस करा दिया गया सरकारी कंपनी के द्वारा, उसमें एक भी पैसा आम जनता को नहीं लगा। तो इस तरह से काम किया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, ट्रेड यूनियन की मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इस तरह से रूस का चौतरफा विकास होना प्रारंभ हो गया। परंतु बहुत खराब शब्द, 1924 ईस्वी में अचानक लेनिन की मृत्यु हो गई। यही बड़ा दुर्भाग्य है। देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तानाशाही अंत हो चुका था, आम जनता चैन की सांस ले रही थी, चारों तरफ अमन चैन शांति का माहौल था। लेकिन दुर्भाग्यवश मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, गरीबों, सर्वहारा वर्ग के मसीहा लेनिन अचानक 1924 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कर दी, जिसके कारण मजदूरों में, खास करके किसानों में, दलितों, शोषितों, पीड़ितों में अंधकार छा गया। ट्राटस्की जो विदेश मंत्री था उसको निर्वासित कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया। और पुनः 1930 ईस्वी में सभी विरोधी नेताओं को समाप्त कर दिया गया और जार निकोलस द्वितीय के वंशज स्टालिन ने पुनः तानाशाही व्यवस्था कायम कर दिया और शोषण, दमनकारी नीति प्रारंभ किया। और दुर्भाग्य समझिए 1930 से लेकर के अपने मृत्यु तक 1953 ईस्वी तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इसके मृत्यु तक कहिए रूस में अत्यंत दमनकारी नीतियां पुनः कायम रही। अब ऐसा होने से रूस का आर्थिक विकास तो हुआ, परंतु आम जनता का मान सम्मान नहीं हो पाया। गरीबों का शोषण फिर शुरू हो गया। स्टालिन रूस का विकास करके एक महान शक्ति के रूप में प्रकट तो हुआ, जिससे रूजवेल्ट, चर्चिल के साथ स्टालिन भी बैठने लगा, क्योंकि रूस एक विश्व की महान शक्ति बनकर आया। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में क्या परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को आज हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। हम लोगों का टॉपिक दिया कि रूसी क्रांति के परिणाम, मतलब रूसी क्रांति के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। पहला परिणाम हुआ, पहली बार आम गरीब का शासन कायम हुआ था रूस में।
दूसरा परिणाम उभर कर आया कि इस क्रांति के बाद विश्व दुनिया का ये दो खेमों में बट गया। खेमों माने दो भागों में बट गया, दो ग्रुप, यहाँ दो ग्रुप में बट गया। एक पूंजीवादी विश्व और दूसरा साम्यवादी विश्व। पूंजीवादी विश्व का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी देश का नेतृत्व रूस किया। उसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ। रूसी क्रांति के बाद ही दुनिया में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध का मतलब ललकार और चुनौतियां, वास्तविक युद्ध ना होना। इसको अंग्रेजी में फोनी वार कहते हैं, नकली युद्ध। मतलब ललकार, आओ तो आओ, देख लें देख लें, इसको कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आओ कहिए वाक युद्ध, केवल ललकारना। तो इस तरह से शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश के बीच शीत युद्ध हुआ। रूसी क्रांति के पश्चात नवीन आर्थिक मॉडल आया और एक बड़ा परिणाम और आया, वो है स्वतंत्रता की लहर। रूसी क्रांति के बाद एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में उपनिवेशों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। बहुत से देश स्वतंत्र हो गए। तो इस तरह से रूसी क्रांति के परिणाम आया। अब आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, हम बना देते, फिर क्वेश्चन आंसर बोलेंगे, इसको लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगी। इसमें बना देते हैं उत्तर, इसको देखना जरूरी है। पेज लिख देते, पेज है 40। देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? उत्तर मेरा होगा 1861 ने पहला के क। दूसरा ले लीजिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तीसरा देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, जर्मनी ख में है, तो खाली। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? चौथा, तो ये है क। अच्छा, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 5 में, 5 के ग। वार एंड पीस किसकी रचना है? 6 के ख। टॉल्स्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 7 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। ये भी ख है। 8 में, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना ट्राटस्की, जो विदेश मंत्री था। 9वां, लेनिन की मृत्यु कब हुई? घ में 1924 में। 10 नंबर देखो, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस और जर्मनी के बीच। फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें पहला है, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लेनिन, लेनिन।
लेनिन कर रहा था। अच्छा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में नई आर्थिक नीति। रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का, इंग्लैंड। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का। अब अति लघुत्तरीय लिखिएगा, अति लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय। लघुत्तरीय पहला बोल दे। पूंजीवाद क्या है? इसको देख लीजिए बढ़िया से और लिखिएगा। एक नंबर में है पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है, इसका उत्तर है। फिर दूसरा, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है, ये जानिए। खूनी रविवार क्या है? ये दोनों का उत्तर लिखिए, बैठे रहने से ना हो। उत्तर लिखिए। पूंजीवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन संचालन का कार्य पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। उसमें सर्वहारा वर्ग का कोई महत्व नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। पूंजीपतियों के विकास पर ही जोर दिया जाता है और सर्वहारा वर्ग का, कमजोर वर्ग का, मजदूरों का शोषण होता है। अब क्वेश्चन 2 कर दीजिए, खूनी रविवार क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उत्तर लिखेंगे 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था। उसी दिन रूस के मजदूरों ने जार निकोलस द्वितीय के पास एक जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ शामिल थे। मजदूर चाहते थे कि जार खुश होकर हम लोगों के रोटी की समस्या को समाधान कर दें। इसलिए बड़ा मीठा नारा लगा रहे थे, छोटे भगवान तो पीछे वाला रोटी दो,
छोटे भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए चले जा रहे थे, परंतु जब ही जार निकोलस द्वितीय के महल के पास पहुंचा, तभी जार निकोलस द्वितीय ने अपने सैनिकों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हो गए। मैदान खून से पट गया। चूंकि उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए विश्व के इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार या रेड संडे या ब्लडेड संडे के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा सवाल है, उसको लिखेंगे कि अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है? उत्तर लिखिए। जार निकोलस द्वितीय के बाद रूस का शासक केरेंस्की बना। केरेंस्की मेंशेविकों का नेता था, परंतु केरेंस्की के शासन काल में रूस में आम जनता का विकास नहीं हुआ। मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, मध्यम वर्ग के लोगों में असंतोष बढ़ता गया, जिसके कारण रूस में 7 नवंबर 1917 ईस्वी को 1917 ईस्वी में केरेंस्की सरकार को उलट देने का कार्य किया गया। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। रातों रात लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, जिसे इस महान क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि बोल्शेविकों ने किया। तो बोल्शेविक क्रांति कहें या नवंबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति। अब 4 नंबर देकर लिखे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? छोटा लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे और उत्तर लिखेंगे।
समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं तो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूस में सर्वहारा वर्ग सबसे अधिक शोषित, पीड़ित थे, क्योंकि रूसी शासन व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था अत्यंत घातक थी। फिर 5वां सवाल है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? कहोगे क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? प्रश्नवाचक। उत्तर लिखिए। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वे पूंजी के अभाव में खेती करने में असमर्थ थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। रूसी किसान करों के बोझ से दबे हुए थे। उनके पास क्रांति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये इतना लिखना। फिर आगे सवाल देखते हैं। रूसी क्रांति की नीति, क्रांति हेतु कहाँ तक? देखिए सवाल है, रूसी क्रांति, सवाल को लिख लेंगे, बड़ा रहे छोटा रहे वो सब नहीं लिखना है कि बड़ा और छोटा, सीधा लिखो रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। चलिए और उत्तर लिखिए। रूसी क्रांति के कारणों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। तो उसमें पहला कारण, जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता। जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, डैश दे। जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था। वह रूसी जनता पर तरह तरह का अत्याचार करता था। वह स्वेच्छाचारी था, माने जो इच्छा थी न वही करता था। किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बारे में कभी चिंतन नहीं करता था, सोचता नहीं था। रूस का विकास बंद था, फिर भी वह अमन चैन की जिंदगी जी रहा था। दूसरा पॉइंट दीजिएगा, किसानों की दयनीय स्थिति। रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। वे पुराने ढंग से खेती करते थे।
उनके पास पूंजी का अभाव था, खेत टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। तीसरा पॉइंट देंगे रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति लिखकर डैश दें। रूस में मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अलावा पीन, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी भी रहते थे, जिनका रहन सहन अलग था, धर्म अलग था, रीति रिवाज अलग थे, वेशभूषा भी अलग थे। परंतु जार निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति के द्वारा रूसी जनता पर एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, स्लाव जाति लादने का प्रयास किया, जिससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, क्रांति विस्फोटक हो गई। इतने ही कारण दी। फिर है रूसी प्रथम विश्व युद्ध में रूसी। हाँ जी, 5 नंबर एगो क्वेश्चन है 60 शब्दों में देना, उसको लिख लीजिए। बोल रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में सर्वप्रथम रूस शामिल नहीं था, परंतु जार निकोलस द्वितीय को आभास हो गया था कि रूसी जनता हमसे खफा है, इसलिए कभी भी क्रांति हो सकती है। फलतः देश की जनता के ध्यान को भटकाने के लिए अचानक प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया। लेकिन रूसी सैनिकों को कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं दिया और न ही उसे अच्छा पोशाक और भोजन दिया, जिससे रूसी सैनिकों की जबरदस्त हार हुई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देशवासियों में विद्रोह की भावना भर गई और क्रांति विस्फोटक हो गई, जिससे तानाशाही शासन व्यवस्था का अंत हो गया। अब आगे चलिए। एक सवाल नोट कर ली, दीर्घोत्तरीय में है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें।
उत्तर लिखें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। वे यहूदी परिवार के थे। वे यहूदी परिवार के। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वे प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा मतलब कानून की शिक्षा ग्रहण किया। वे 1843 ईस्वी में अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स गरीबों के मसीहा थे। वे हमेशा गरीबों के बारे में चिंतन मनन किया करते थे। उसके विकास के लिए सदैव रास्ते ढूंढते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिससे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। बाद में उन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने में और उसे नई दिशा देने में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये उनकी जीवनी में। और एक ऑब्जेक्टिव इसमें और रह गया, उसको भी लिख बना देते हैं। तो ये चैप्टर इतना ही रखिए, संक्षिप्त में चल। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। मिलान करे पेज है 42 42 कैसे मिलान करें, मिलान करें 5 पहले इसको लिख लीजिए 5 गो के। देखिए दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। ख में चेका गुप्त पुलिस संगठन था। घ में नई आर्थिक नीति। तीसरा लेनिन, इसको ड़ में। अच्छा, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 मतलब ग। स्टालिन की मृत्यु 1953, इसको क लिखे इस तरह क ख ग घ। ये पूरा हो जाए। फिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद आगे बढ़। इसको
मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से, इस तरह से ये तय हो जाएगा। और आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो हिस्ट्री का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे, उस पर ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को समझना तो और आसान, वीडियो चालू करके आप लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मान लो एक बात में नहीं समझे, एक बार में फिर शुरू करेंगे और फिर समझेंगे। कहीं लिखने में छूट रहा है फिर शुरू करो। और जिस बच्चे को लगता है कि तेज लिखें आओ, तो उसमें तेज करने का भी रहता है, तेज कर लोगे। लगता है स्लो लिखे तो स्लो करने का रहता है, स्लो भी कर लोगे। तो इस तरह का सिस्टम है, उससे लाभ उठाइए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।